हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने पिछले टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा से संबंधित कुछ इनडायरेक्ट सोर्सों को समझ चुके थे। अब उन सोर्सेस में कुछ कमियां विद्वानों को लगी, तो इसलिए विद्वानों ने सोचा चलिए कुछ नए तरीकों को ढूंढते हैं जिससे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लग सके। तो विद्वानों ने इसके लिए एक निष्कर्ष निकाला, चलिए हम क्यों ना जो भूकंप शास्त्रीय विधि है जिसमें जो भूकंपी तरंगे आते हैं उनके आधार पर अध्ययन करें कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आज हम भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज हम अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर कुछ पेपर में इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको समझते हैं। अगर आप DSSB, TGT, PGT, BPSC 3.0 ठीक है किसी वन एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चुटकियों में इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमारी भूकंपी तरंगें कितनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यह जानिए कि भूकंपी तरंगें होती हैं, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहली को हम कहते हैं पिंड तरंगें। ठीक है, इनको दो वर्गों में बांटा गया। पहली होती है पिंड तरंगें, दूसरी होती है सतही तरंगें। इनको सरफेस वेव भी कहते हैं, सतही तरंगें कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से हमारा संबंध पिंड तरंगों से ही है हमारा। ठीक है, तो भूकंपी तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पिंड तरंगें, सतही तरंगें। पिंड तरंगें होती हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ट्रेवल करती हैं, आंतरिक भाग में ट्रेवल करती हैं, जबकि जो सतही तरंगें होती हैं ये पृथ्वी की सतह पर ट्रेवल करती हैं। तो हमारा संबंध तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, तो आंतरिक वाले से मतलब होगा। ठीक है, और जब पिंड तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है तो विद्वान कहते हैं इनको हमने दो भागों में बांटा गया है। इनको एक को हम कहते हैं पी वेव्स, जिनको हम प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं, जबकि दूसरे को हम कहते हैं एस वेव्स। इसको हम द्वितीय तरंग भी कहते हैं या गौण तरंग भी कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं पी तरंग और एस तरंग की? तो दोस्तों पी तरंग की बात की जाए तो यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल करती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, ठोस में भी करेंगी, द्रव में भी करेंगी, गैस में भी करेंगी। जबकि द्वितीय तरंग एस वेव से उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषता यह है कि यह केवल ठोस माध्यम में संचरित होती है, मतलब ठोस मीडियम में केवल चलेगी जो एस वेव होगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो तरंगों की गति होती है वो चट्टानों के घनत्व के समानुपाती होती है। मतलब अगर किसी का घनत्व ज्यादा है तो उसमें तरंगों की गति ज्यादा होगी, अगर घनत्व कम है तो तरंगों की गति कम होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि चट्टानों का घनत्व ज्यादा है तो तरंगों की गति भी ज्यादा होगी, अगर चट्टानों का घनत्व कम है तो तरंगों की गति भी बिल्कुल कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जो चीज समझी है इसको हम अपने इस टॉपिक पर अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने बताया है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब फ्रेंड्स इसको एक शेप मानकर भी देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। शेप को आपने कभी देखा होगा, जो उसकी ऊपरी परत होती है उसको हम मान लें एक मिनट के लिए क्रस्ट, और बीच वाली परत है उसको हम मान लें मेंटल, और जो बीच का भाग जो बीजा होता है जिसमें उसको हम क्रूड मान लें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अध्ययन करते हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है भूकंप तरंगों के आधार पर, भूकंपी तरंगों के आधार पर। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी की मान लीजिए हमने पृथ्वी का टुकड़ा काट लिया और इसको हमने सतह से, हम जानते हैं इसकी सतह से केंद्र तक इसको तीन भागों में बांटते हैं। इसको हम कौन कौन तीन भाग हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। इसको हमने तीन भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। ठीक है, इसको हमने तीन भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, इसकी पूरी टोटल लेंथ कितनी है? 0 किलोमीटर। यहां से स्टार्ट हो 0 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 2900 किलोमीटर, फिर 5100 किलोमीटर। पूरी माध्य त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। सतह से पूरी केंद्र तक की दूरी कितनी है? 6371 किलोमीटर। अब हमने ऊपरी क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। फिर हमने इसी प्रकार मेंटल को दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ठीक है, फिर हमने क्रूड को भी दो भागों में बांटा है, ऊपरी क्रूड, निचला क्रूड। ठीक है, अब दोस्तों देखो विद्वान क्या बताते हैं कि मान लीजिए यहां से अब तरंगे तो भूकंप आएंगी तरंगे। ठीक है, तो विद्वान ने अनुमान किया कि तरंगे आती हैं और उनको वापस भेजा जाए। इसके आधार पर उन्होंने एज्यूम करके निष्कर्ष निकाला कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, अब मान लीजिए विद्वान कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई तरंग चली यहां से और उन्होंने देखा
कि यहाँ से जो इस यहाँ वाला जो क्षेत्र है, जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ में जो चीजें मिल रही हैं वो अलग मिल रही हैं ऊपर की तुलना में, और इसके आगे हमें जो चीजें मिल रही हैं वो भी अलग मिल रही हैं। तो विद्वानों ने इसको एक संक्रमण का क्षेत्र नाम दिया। ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज है जहां पर हम देखते हैं कुछ विशेषताएं अलग हैं दोनों क्षेत्रों से। ठीक है, तो विद्वानों ने इसको एक असंबद्धता का नाम दिया। असंबद्धता मतलब असंबद्धता क्या होती है? चट्टानों की वह अवस्था जिसमें दो अलग अलग चट्टानों के विपरीत गुण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक किस्म की देख सकते हैं, जैसे गुड डे बिस्कुट हो, वो क्रीम वाली बिस्कुट है, उसमें जो बीच का भाग है उसको क्या कहेंगे? असंबद्धता। वो जो अगल बगल मतलब दो परतें हैं, तो विद्वानों ने इसको जो अलग नाम दिया है वो इसी आधार पर नाम दिया है कि अलग अलग विशेषताएं विद्यमान थी, इसलिए विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे इसको विद्वानों ने कहा है जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो बांटती है उनको उन्होंने कहा है कोनराड असंबद्धता, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो रेखा विभाजित करती है उसको उन्होंने मोह असंबद्धता कहा है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो रेखा विभाजित करती है उसको उन्होंने रिक्ति असंबद्धता कहा है। ठीक है, इसी प्रकार निचला मेंटल और ऊपरी कोड को जो रेखा विभाजित करती है उसको उन्होंने गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा है, और ठीक इसी प्रकार ऊपरी कोड और निचली कोड को जो रेखा विभाजित करती है उसको उन्होंने लेहमन असंबद्धता कहा है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कोई मोहन रीतु गुटका लाओ रे, कोई मोहन रीतु गुटका लाओ रे, इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो हमें कौन कौन सी असंबद्धताएं मिलती हैं? तो कोनराड, मोह, रिपीटी, गुटेनबर्ग, लेहमन असंबद्धता मिलती है। ठीक है, अब विद्वान ने कैसे निष्कर्ष निकाला है तो चलिए समझते हैं। विद्वान देखते हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट है इसमें पी एंड एस वेव तो चल रही है, पी एंड एस वेव तो चल रही है। पी का मतलब क्या है? मतलब तो तीनों मीडियम में चल रही है, ठोस, द्रव, गैस, और एस का मतलब क्या है? ठोस में चल रही है। तो इस पी एंड एस वेव चल रही है लेकिन गति कम है, गति कम है, इसका मतलब क्या है? चट्टानों का घनत्व कम है, घनत्व कम है ऊपरी क्रस्ट का। ठीक इसी प्रकार विद्वान कहते हैं जब हम निचले क्रस्ट में जाते तो यहां पर भी पी एंड एस वेव चल रही है। पी एंड एस मतलब पी भी चल रही है, पी भी चल रही है जो ठोस द्रव गैस में चलती है, और एस जो ठोस में चलती है, तो मतलब लेकिन यहां पर विद्वान कहते हैं गति ज्यादा है, गति ज्यादा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जहां संपूर्ण क्रस्ट ठोस चट्टानी परत से निर्मित है, मतलब जो हमारा संपूर्ण क्रस्ट है वो ठोस चट्टानी परत से निर्मित है, ठोस है, ऊपर हिस्सा ठोस है क्रस्ट का, लेकिन निचले क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत ऊपरी क्रस्ट की तुलना में ज्यादा है, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, घनत्व ज्यादा है। ठीक है, फिर विद्वान आगे चलते हैं। विद्वान कहते हैं भैया अब हम मेंटल में देखते हैं क्या क्या चीज मेंटल हमारा कैसा है। तो विद्वान कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी तरंग और एस तरंग तो चल रही हैं लेकिन इनकी भी गति कम है, और यहाँ पर निचले मेंटल में विद्वान ने देखा, निचले मेंटल में विद्वान कह रहे हैं कि यहाँ पर पी भी चल रही है और एस भी चल रही है लेकिन गति कम है, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लेकिन विद्वान कह रहे हैं कि यहाँ पर पी भी चल रही है, एस भी चल रही है, लेकिन गति ज्यादा है यहाँ की निचले मेंटल की। तो विद्वानों ने क्या निष्कर्ष निकाला? विद्वानों ने निष्कर्ष यह निकाला है कि यह भाग ठोस है लेकिन निचला मेंटल का घनत्व ज्यादा है, इसका मेंटल का घनत्व ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए दबाव भी बढ़ रहा है, घनत्व इसलिए घनत्व बढ़ रहा है। तो यही विद्वान कह रहे हैं कि जो हमारा ऊपरी मेंटल की तुलना में निष्कर्ष क्या निकला कि जो निचला यह भाग भी ठोस है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, लेकिन निचली वाली मेंटल घनत्व ज्यादा है। ठीक है, अब विद्वान कहते हैं जो 100 किलोमीटर के आसपास जो मैग्मा का क्षेत्र है यहाँ पर क्या दशा होती है तरंगों की। विद्वान कह रहे हैं, विद्वान बता रहे हैं कि यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर पी वेव तो चल रही है, पी वेव तो चल रही है लेकिन उसकी गति कम है, गति कम है, और साथ में एस वेव जो है वो विलुप्त हो जाती है। एस वेव विलुप्त हो जाने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ठोस मीडियम नहीं है, एस तरंग तो ठोस में चलती है ना, ओनली एस विलुप्त हो रही है यहाँ पर। तो विद्वान ने यही निष्कर्ष निकाला है कि यह भाग जो हमारे आसपास 100 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र पिघली हुई अवस्था में है, जिसको हम प्लास्टिक स्टेज कहते हैं, या सुघट अवस्था में है, दुर्बल मंडल का क्षेत्र है एक प्रकार का कह सकते हैं, जहां से मैग्मा आता है ऊपर की ओर। ठीक है, अब विद्वान देखते हैं कि भाई साहब हमारा कोर कैसा है, कोर के बारे में चलिए पता करते हैं। तो विद्वान ने देखा कि जो हमारे यहाँ पर पी वेव है ऊपरी कोरोड में और एस वेव है, पी वेव तो चल रही है लेकिन उसकी गति कम है और एस वेव विलुप्त हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है कि यह भाग भी हमारा कैसा है? तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, मतलब यहाँ पर घनत्व भी कम है ऊपरी कोरोड का। फिर विद्वान ने देखा कि हमारा जो निचला कोरोड है आंतरिक कोरोड, वो है उसकी स्थिति कैसी है?
तो विद्वान कह रहे हैं कि इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर P एंड S भी चल रही है और इनकी गति भी ज्यादा है। तो मतलब कह सकते हैं ये सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा? इससे हमारा निष्कर्ष यही निकला है कि हमारे जो ऊपरी क्रस्ट है यह ठोस चट्टानी परत से निर्मित है, ठीक है, जो कि जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल यह भी ठोस है, लेकिन जो बीच वाला क्षेत्र है दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऊपरी कोण है यह भी हमारा तरल अवस्था में है और हमारा जो निचला कोण है यह हमारा ठोस चट्टानी परतों से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर पड़ रहा है तो घनत्व तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा दबाव बढ़ने से, ठीक है। तो इस आधार पर विद्वानों ने देखा है, विद्वानों ने बताया है कि भूकंप की तरंगों के आधार पर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अगर दोस्तों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल दी एनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।